अक्सर जब हम कोई मुश्किल व्यवहार देखते हैं तो उसे एक कमी मान लेते हैं, है ना? पर क्या हो अगर हम उसे एक पहेली की तरह देखें? एक ऐसी पहेली जिसे सुलझाया जा सकता है। तो चलिए आज इसी पहेली के टुकड़ों को एक-एक करके जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये जो प्रॉब्लम बिहेवियर्स होते हैं ये होते ही क्यों हैं? यही वो मिस्ट्री है जिसकी हम आज पड़ताल करने वाले हैं। पता लगाते हैं कि इन व्यवहारों के पीछे आखिर छिपा क्या है। और यहीं पर मिलता है हमें हमारा पहला और सबसे ज़रूरी सुराग। देखिए, कोई भी बिहेवियर, चाहे वो कितना भी अजीब या मुश्किल क्यों ना लगे, वो ऐसे रैंडम नहीं होता। उसके पीछे हमेशा हमेशा कोई ना कोई वजह होती है, कोई मकसद होता है। और बस उसी मकसद को समझना इस पूरी पहेली को सॉल्व करने की चाबी है। अच्छा, तो इस मकसद को समझने का भी एक तरीका है, एक सिस्टम है। इसे कहते हैं फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट या FBA। आप इसे एक तरह का इन्वेस्टिगेटिव फ्रेमवर्क समझ सकते हैं। एक ऐसा ढांचा जो हमें बिहेवियर और उसके आसपास के माहौल के बीच का कनेक्शन समझने में मदद करता है। ठीक है, तो अब एक जासूस की तरह सोचने का वक्त आ गया है। किसी भी इन्वेस्टिगेशन का पहला स्टेप क्या होता है? सबूत इकट्ठा करना, है ना? सुराग ढूंढना। बस बिहेवियर को समझने की प्रोसेस में भी यही हमारा पहला कदम है। अब ये सुराग इकट्ठा करने के ना दो मेन तरीके हैं। एक है इनडायरेक्ट असेसमेंट। इसे आप ऐसा समझ लीजिए जैसे गवाहों से पूछताछ करना, मतलब इंटरव्यूज लेना, चेकलिस्ट भरना, ये सब किसी की याददाश्त पर टिका होता है। और दूसरा तरीका है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, जो कि क्राइम सीन को ऑब्जर्व करने जैसा है, यानी बिहेवियर को असल में रियल टाइम में होते हुए देखना। जाहिर है दोनों के अपने फायदे भी हैं और अपनी कुछ कमियां भी। जब हम बिहेवियर को सीधे सीधे ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा सबसे ज़रूरी टूल होता है ABC मॉडल। बड़ा सिंपल है। A मतलब एंटीसीडेंट, यानी बिहेवियर से ठीक ठीक पहले क्या हुआ। B मतलब बिहेवियर, यानी असल में बिहेवियर क्या था। और C मतलब कॉन्सिक्वेंस, बिहेवियर के फौरन बाद क्या हुआ। ये मॉडल हमें बिहेवियर के पैटर्न को पकड़ने में कमाल की मदद करता है। लेकिन कभी-कभी सिर्फ देखने भर से काम नहीं चलता, असली वजह पकड़ में ही नहीं आती। मामला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ऐसे में असली जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक ज्यादा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट की जरूरत पड़ती है। और इसी को कहते हैं फंक्शनल या एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस। इसे बिहेवियर को समझने का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हम अलग अलग सिचुएशंस को कंट्रोल करके ये पक्का कर लेते हैं कि जो बिहेवियर हो रहा है वो किसी खास वजह से ही हो रहा है, ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं है। एकदम कॉज एंड इफेक्ट वाला मामला। तो ये एक्सपेरिमेंट होता कैसे है? बड़ा दिलचस्प है। देखिए, इसमें ना अलग अलग कंडीशंस बनाई जाती हैं। मान लीजिए अटेंशन कंडीशन है। इसमें जब भी प्रॉब्लम बिहेवियर होता है तो फौरन अटेंशन दिया जाता है, ये टेस्ट करने के लिए कि कहीं ये सब अटेंशन पाने के लिए तो नहीं हो रहा। फिर आती है डिमांड कंडीशन। इसमें बिहेवियर के बाद कोई मुश्किल काम हटा लिया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं बिहेवियर उस काम से बचने के लिए तो नहीं है। और एक प्ले कंडीशन होती है जो कि कंट्रोल का काम करती है, ये देखने के लिए कि बिहेवियर बस ऐसे ही तो नहीं हो रहा। तो हाँ, ये एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस बहुत पावरफुल चीज़ है। हमें एकदम सटीक तरीके से बताता है कि बिहेवियर क्यों हो रहा है। पर इसकी अपनी चुनौतियां भी हैं, ऐसा नहीं है। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसमें टाइम बहुत लगता है। और हाँ, कुछ बहुत ज़्यादा रिस्की बिहेवियर्स के साथ इसे करना खतरनाक भी हो सकता है। तो एक बार जब पहेली सुलझ जाती है, मतलब जब हमें बिहेवियर का क्यों समझ आ जाता है, तो फिर अगला स्टेप आता है कैसे। कैसे यानी अब उस बिहेवियर को मैनेज करने के लिए सही स्ट्रैटेजी और टेक्निक्स क्या होंगी। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात पता है क्या है? एक असरदार एक्शन प्लान हमेशा हमेशा बिहेवियर के फंक्शन से, मतलब उसके मकसद से सीधे सीधे जुड़ा होता है। सोचिए, अगर बिहेवियर अटेंशन पाने के लिए है तो प्लान कुछ और होगा, और अगर किसी काम से बचने के लिए है तो प्लान बिल्कुल ही अलग होगा। वन साइज फिट्स ऑल वाला मामला यहाँ नहीं चलता। एक बहुत ही बेसिक टेक्निक है एक्सटिंक्शन या विलोपन। इसका सीधा साधा मतलब है बिहेवियर को जो पे ऑफ या इनाम मिल रहा था उसे बंद कर देना। जैसे अगर कोई बिहेवियर सिर्फ अटेंशन पाने के लिए हो रहा है तो उस बिहेवियर को इग्नोर करना एक्सटिंक्शन का एक क्लासिक उदाहरण है। धीरे धीरे वो बिहेवियर खुद ही कम हो जाता है। फिर आता है टाइम आउट। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है।
लोग इसे सज़ा समझते हैं, पर ये सज़ा है नहीं। इसका मकसद सिर्फ इतना है कि बच्चे को उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए जहां उसे बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड मिल रहा हो। इसके स्टेप्स बड़े क्लियर हैं। प्रॉब्लम बिहेवियर को पहचानो, उसे फौरन उस जगह से हटाओ और एक तय समय के लिए किसी बोरिंग नॉन रिवॉर्डिंग जगह पर रखो। बिहेवियर मैनेजमेंट के टूल किट में और भी बहुत कुछ है, जैसे रिस्पॉन्स कॉस्ट, मतलब प्रॉब्लम बिहेवियर करने पर एक फाइन लगाना, कोई प्रिविलेज वापस ले लेना, या फिर डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। इसमें आप प्रॉब्लम बिहेवियर को इग्नोर करके उसके बदले किसी अच्छे पॉजिटिव बिहेवियर को रिवॉर्ड करते हैं। ये ज्यादा असरदार होता है। अच्छा, तो अभी तक हम बात कर रहे थे उन बिहेवियर्स की जिन्हें हम बाहर से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हमारे जो बाहरी एक्शंस होते हैं ना, उनकी जड़ें अक्सर हमारे अंदर की दुनिया में होती हैं, हमारे विचारों में, हमारी फीलिंग्स में। तो चलिए अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की, जिसे हम सब सीबीटी के नाम से जानते हैं। ये एक तरह की टॉक थेरेपी है जो हमारे अंदर की दुनिया, मतलब हमारे सोचने के तरीके को हमारे बाहर के एक्शन यानी हमारे बिहेवियर से कनेक्ट करती है। सीबीटी का जो कोर मॉडल है ना, वो इन 5 चीज़ों पे टिका है जो एक दूसरे से जुड़ी हैं। सबसे पहले आती है कोई सिचुएशन। वो सिचुएशन हमारे अंदर कुछ विचार यानी थॉट्स पैदा करती है। उन थॉट्स से हमारी फीलिंग्स और बॉडी में फिजिकल सेंसेशंस पैदा होती हैं, और ये सब मिलकर तय करते हैं हमारा एक्शन यानी हमारा बिहेवियर। ये पांचों मिलकर एक साइकिल बनाते हैं जो या तो हमारे लिए अच्छा हो सकता है या बहुत बुरा। तो सीबीटी के फायदे तो बहुत हैं। ये आपको प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाती है जो जिंदगी भर काम आती हैं, और ये थेरेपी काफी कम समय में भी पूरी हो सकती है। लेकिन हाँ, इसके कुछ चैलेंज भी हैं। इसमें क्लाइंट की तरफ से बहुत ज्यादा कमिटमेंट चाहिए होता है, और अपनी मुश्किल भावनाओं का सामना करना शुरू में काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। इन चैलेंजेस के बावजूद एक बात तो पक्की है, सीबीटी की इफेक्टिवनेस को अनगिनत स्टडीज में प्रूव किया जा चुका है। ये एंग्जाइटी, पीटीएसडी, फोबियाज और ओसीडी जैसी न जाने कितनी ही मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए एक बहुत ही पावरफुल टूल है। कॉग्निटिव थेरेपी के फाउंडर एरन बेक ने एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि डिप्रेशन और कुछ नहीं बल्कि हमारे बिगड़े हुए विचारों का नतीजा है। ये एक लाइन सीबीटी की पूरी फिलॉसफी को समझा देती है कि हमारे विचार ही हमारी इमोशनल रियलिटी बनाते हैं। तो देखिए, हमने एक मिस्ट्री से शुरुआत की, फिर एक जासूस की तरह सुराग इकट्ठा किए, कारणों को एनालाइज किया और आखिर में एक एक्शन प्लान बनाया। ये जो सफर है ना, एक रहस्य से लेकर समझ तक का, ये हमें सिर्फ प्रॉब्लम को कंट्रोल करना नहीं सिखाता, बल्कि एक असली असरदार बदलाव लाने का रास्ता दिखाता है। ये समझ हमें पावर देती है कि हम बिहेवियर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देख सकें। तो सवाल अब ये है कि इस समझ को पा लेने के बाद बदलाव की तरफ हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए।